हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube वीडियो चैनल गार्गी ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद के रूप में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक फॉर्मल सी रिक्वेस्ट, यदि आप इस YouTube वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपकी YouTube स्क्रीन पर जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है आप उसको प्रेस कर लीजिए, दबा लीजिए और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल का आइकन जो है उसको भी जरूर ऑन कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो के अपडेट रोजाना आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हमारे पास भारत की संसद के रूप में। देखिए, विश्व के अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्थाएं चलती हैं। भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो भारत में शासन व्यवस्था या सरकार जो है उसकी प्रकृति लोकतांत्रिक प्रकार की कहलाती है, यानी कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है उसको अपनाया गया है। तो इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है हमारे पास संसदीय शासन व्यवस्था। तो किसी भी लोकतांत्रिक सरकार जो होती है उसके मुख्य रूप से अगर मैं कहूं तो 3 भाग होते हैं हमारे पास, जिसमें हम एक तरीके से लोकतंत्र के स्तंभ या उनके पिलर्स बोलते हैं। 3 स्तंभ मुख्य रूप से हम बोलते हैं। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो 3 आधारों पर चलती है। इन 3 आधारों के अगर मैं अलग अलग नाम आपको बताऊं तो सबसे पहला नाम मेरे पास व्यवस्थापिका के रूप में है, व्यवस्थापिका। इसी व्यवस्थापिका को ही हम संसद का रूप बोल रहे हैं। संसद भारत के अर्थ में संबंध में बात करूंगा तो दूसरी हमारे पास जो लोकतंत्र का दूसरा स्तंभ है उसको हम बोल रहे हैं कार्यपालिका के रूप में, और तीसरा जो स्तंभ है जो इन दोनों से स्वतंत्र काम करता है उसको हम बोलते हैं न्यायपालिका के रूप में। तो आप तीनों शब्दों का अर्थ यहां से समझ सकते हैं। व्यवस्थापिका का अर्थ सीधा सीधा भारत के अर्थों में हम बात करेंगे तो संसद बोलते हैं हम इसको। कार्यपालिका जो है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद से मिलकर बनती है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद जो है वो पूरी कहलाती है हमारे पास कार्यपालिका। और इसके साथ इसका संवैधानिक प्रमुख के रूप में हमारे पास जो व्यक्ति है उसको जो पद है उसको हम भारत के संदर्भ में बोलते हैं राष्ट्रपति। चलिए, तीसरी हमने न्यायपालिका की बात करनी है जिसमें त्रिभुजाकार संरचना है हमारे पास। सबसे ऊपर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। उसके अधीन भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, और उच्च न्यायालयों के अधीन हमारे पास जिला और अधीनस्थ न्यायालय काम करते हैं। तो ये 3 स्तंभ है किसी भी देश के अंदर या भारत के संदर्भ में मैं कहूं तो लोकतांत्रिक सरकार को चलाने के लिए। अब हमें सबसे पहले बात करनी है इसी व्यवस्थापिका की, यानी कि संसद की। संसद का गठन किस प्रकार से होता है और उसके मुख्य सदन कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अपना पूरा फोकस जो है वो रहेगा किस पर, व्यवस्थापिका या संसद पर। और ये लोकतंत्र का पहला महत्वपूर्ण स्तंभ है, पहला महत्वपूर्ण पिलर है जिसको हम बोल रहे हैं व्यवस्थापिका, या उसको हम भारत के संदर्भ में बोलते हैं संसद। विश्व के अलग अलग देशों में इसी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे अगर हम ब्रिटेन में बात करें, इंग्लैंड में बात करें तो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो भारत की संसद के समान ही है, या मैं कहूं कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है वो भारत की संसद है एक तरीके से। अमेरिका के अंदर अपने अगर बात करें तो अमेरिका में जो संसद है उसको हम कांग्रेस का नाम देते हैं, कांग्रेस बोलते हैं वहां पर हम। इसी तरीके से अगर हम बात करें जापान में इसको डाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें अफगानिस्तान में तो अफगानिस्तान के अंदर इसको सूरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग नाम है विश्व के अलग अलग देशों के अंदर। जैसे भारत में व्यवस्थापिका को क्या नाम दिया गया है, संसद। उसी तरीके से ब्रिटेन में पार्लियामेंट बोलते हैं, अमेरिका में कांग्रेस बोलते हैं इसको, जापान में डाइट बोलते हैं, अफगानिस्तान में इसको सूरा बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इराक में अगर मैं बात करूं तो इसको मजलिस के नाम से जाना जाता है। तो ये विश्व के अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग नाम है व्यवस्थापिकाओं के। तो भारत के संदर्भ में हम कहेंगे इसको क्या, संसद। अब भारत में संसद का गठन कैसे हुआ है, कौन कौन से इसके सदन हैं, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर संसद शब्द को हम देखें तो भारतीय संसद जो है इसका गठन जो है अनुच्छेद नंबर संविधान का 79 जो है, याद रखना है आपको। भारत की संसद के गठन का जो अनुच्छेद है जिसके अंदर संसद के गठन की बात की गई है वो अनुच्छेद हमारे पास कौन सा, अनुच्छेद नंबर 79 नंबर अनुच्छेद ये कहता है कि भारत की व्यवस्थापिका जो है या भारत की जो संसद है वो 2 सदनों और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। आपको ये नहीं सोचना है कि संसद केवल 2 सदन ही होते हैं, नहीं। 2 सदनों के अलावा राष्ट्रपति जो है ये भी संसद का अभिन्न अंग होता है। ऐसा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर रखा जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता यही है, जहां संसदीय शासन व्यवस्था चलती है कि उस संसदीय शासन व्यवस्था का निर्माण 2 सदनों के द्वारा
प्लस राष्ट्रपति जो होता है उसको भी एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। तो भारत में ये जो दो सदन होते हैं, इन सदनों को हम बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा के रूप में। भारत में इन्हीं सदनों को नाम दिया जाता है लोकसभा और राज्यसभा के रूप में। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ये तीन अभिन्न अंग है किसके? भारतीय संसद या भारत की व्यवस्थापिका के। ये बात कौन से अनुच्छेद के अंदर लिखी गई है? अनुच्छेद नंबर 79 के अंदर लिखी गई है। तो यहां से हमने ये समझ लिया है कि भारत की जब व्यवस्थापिका की बात करेंगे हम, संसद की बात करेंगे हम, तो हमें तीन चीजें पढ़नी पड़ेगी। दोनों सदन हमें पढ़ने पड़ेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। इनका गठन कैसे होता है, इनका निर्माण कैसे होगा, चुनाव कैसे होंगे, सारी बातें हमें पढ़नी पड़ेगी। और साथ ही साथ हमें भारत के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के बारे में संविधान में क्या क्या बातें लिखी गई है, क्या क्या उल्लेख किए गए हैं, कौन से अधिकार और शक्तियां उसको दी गई है, इनके ऊपर भी हमें बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके बन जाता है वो है भारत की संसद बनती है, तो आपको सिर्फ लोकसभा राज्यसभा नहीं मानना है, राष्ट्रपति भी उसका एक क्या है? अभिन्न अंग है। ये एक सामान्य सा क्वेश्चन होता है जो लगभग पूछा जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भारत की संसद के बारे में डिटेल से। चलिए, भारत की व्यवस्थापिका या भारत की संसद। देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत की संसद का विकास कैसे हुआ है। संसद का निर्माण जो भारत में वर्तमान में संसदीय व्यवस्था चलती है, ये कैसे उत्पन्न हुई है। तो अगर अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत में जो संसदीय व्यवस्था है या जो भारत की व्यवस्थापिका है, ये तो अपने कहें तो शासन व्यवस्था का आधुनिक रूप है। लेकिन पुराने समय के अंदर भी इस तरीके की बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं हुआ करती थी भारत में, जो इस बात का प्रमाण देती है कि भारत लोकतंत्र या भारत जो है वो संसदीय व्यवस्था में प्राचीन काल से ही इंटरेस्ट या रुचि रखता था। तो इस प्रकार की संरचनाएं वो कौन सी हैं? तो सबसे पहले अगर सबसे पुराने समय में जाएं तो प्राचीन काल का सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद के रूप में जो है, उस ऋग्वेद के अंदर दो नाम आते हैं, सभा और समिति के रूप में। ऐसा उल्लेख मिलता है कि पुराने समय में ऋग्वैदिक काल के अंदर जब भारत में वैदिक संस्कृति चला करती थी, वैदिक संस्कृति के अंदर सभा और समिति नाम की दो राजनीतिक संस्थाएं हुआ करती थी। और ये दोनों राजनीतिक संस्थाएं आज की संसद की जो लोकसभा और राज्यसभा है उसके बिल्कुल समान ही हुआ करती थी। उसी प्रकार से वो निर्णय लेती थी और उनके द्वारा लिए गए निर्णय पूरे राज्य के ऊपर लागू होते थे, यानी कि उसको मानना राज्य के नागरिकों के लिए क्या होता था? अनिवार्य होता था। तो सभा की अगर अपने बात करें तो ये सभा वर्तमान में जो राज्यसभा सदन है हमारा संसद का, उस राज्यसभा सदन के बिल्कुल समान हुआ करती थी। और इसमें राजा के जो बहुत करीबी लोग हुआ करते थे, जो बहुत विशिष्ट लोग हुआ करते थे, वो विशिष्ट लोग इसका हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, यानी कि राजा के बहुत नजदीकी रिश्तेदार या उसका जो पारिवारिक सदस्य होते थे, उनके द्वारा जो राजनीतिक संस्था बनाई जाती थी उसको नाम दिया जाता था क्या? सभा का। ठीक, और इस प्रकार से हमारे पास दूसरा जो चरण होता था इसका, उसको हम बोलते थे समिति के रूप में। तो समिति एक तरीके से अगर हम कहें तो सामान्य लोगों का या सामान्य जन का समूह हुआ करता था, सामान्य जन का समूह। ठीक, तो ये पुराने समय में हमारे पास प्रमाण मिलते हैं ऐसे कि जैसे वर्तमान की लोकसभा राज्यसभा है, उसी तरीके से हमारे पास क्या है? पुराने समय में सभा और समिति हुआ करती थी। तो समिति एक तरीके से मैं कहूं तो वर्तमान की लोकसभा के बिल्कुल क्या हुआ करती थी? समान हुआ करती थी। तो ये दो हमारे पास ऋग्वैदिक सभ्यता से हमें प्रमाण मिलते हैं कि उस समय जो वर्तमान में भारत की संसद है वो ऋग्वैदिक काल में एक तरीके से सभा और समिति के रूप में कार्य करती थी। अब हम बात करते हैं भारत में सन 1600 ईस्वी के बाद भारत पर अंग्रेजी हुकूमत स्थापित होती चली गई। तो शुरू में जो शासन व्यवस्था चली वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चलाई अंग्रेजों की, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो हमने देखा 1857 की क्रांति के आने के बाद समाप्त कर दिया जाता है और भारत के ऊपर सीधा नियंत्रण स्थापित हो जाता है ब्रिटेन की संसद का, यानी कि वहां की जो महारानी थी उसके अंडर भारत की शासन व्यवस्था चलाई जाने लगती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जब मैं बात करूंगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में शासन व्यवस्था चलाने के लिए चार्टर निकाले जाते थे, चार्टर अधिनियम निकाले जाते थे। चार्टर अधिनियम में एक तरीके से भारत में व्यापार करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, कौन कौन से प्रावधान लागू किए गए, इन सारी बातों का उसमें उल्लेख हुआ करता था। तो भारत में अगर संसदीय व्यवस्था की दृष्टि से हम बात करें तो सन 1833 का चार्टर अधिनियम जो था वहां से लेकर और 1935 का जो शासन अधिनियम था, 1935 का जो अधिनियम था अंग्रेजों के द्वारा भारत में पारित किया गया,
एक तरीके से अंतिम अधिनियम था भारत की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए। तो 1833 से लेकर 1935 के बीच में जितने भी हमारे पास अलग अलग प्रकार के चार्टर और अलग अलग प्रकार के अधिनियम आए, उन्हीं के अंतर्गत भारत की संसदीय व्यवस्था का विकास होता चला गया। तो वो कौन कौन से अधिनियम थे, इसके ऊपर हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत में संसदीय व्यवस्था का विकास किस प्रकार हुआ, इसकी बारे में। चलिए अब देखिए, आप भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं ब्रिटिश सरकार के संबंध में, तो सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी 1892 के अधिनियम की। 1892 का अधिनियम, इस अधिनियम के अंदर क्या किया गया कि भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, जो भारत की पूरी व्यवस्था को संभालता था, इस गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी होती थी, उस कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या 16 निर्धारित की गई थी। कितने सदस्य? 16 सदस्य निर्धारित किए गए थे और इन 16 सदस्यों में से 12 का तो प्रत्यक्ष चुनाव हुआ करता था और 4 सदस्य जो है वो एक तरीके से अप्रत्यक्ष चुने जाते थे। तो भारत में एक तरीके से कहें तो चुनने की प्रक्रिया, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है 1892 के अधिनियम से, जिसमें गवर्नर जनरल की जो परिषद हुआ करती थी उसमें टोटल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 16 निर्धारित की गई, जिसमें से 4 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष और 12 सदस्यों का चुनाव एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से हुआ करता था। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत में शासन व्यवस्था चलाने के लिए 1909 के अंदर एक अधिनियम पारित किया। 1909 का अधिनियम बोलते हैं हम उसको। और इस 1909 के अधिनियम में अधिकतम सदस्य संख्या जो पहले 16 हुआ करती थी, अब उस अधिकतम सदस्य संख्या को बढ़ाकर कर दिया गया 60 मेंबर्स जो है वो अब वायसराय की कार्यकारिणी या वायसराय की परिषद में बैठते थे और इनमें सदस्यों संख्या जो है वो एक तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या में क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण अधिनियम आता है उसको बोलते हैं 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम, ठीक है। इस 1919 के अधिनियम में क्या किया गया? अभी तक जो हमारे पास विधानमंडल हुआ करता था वो एक सदन वाला हुआ करता था, यानी कि ये जो 60 सदस्य हैं ये सारे एक ही सदन में बैठा करते थे। इसको एक सदनीय विधानमंडल बोला जाता था। इस एक सदनीय विधानमंडल को अब 1919 के अधिनियम के द्वारा 2 सदनों में विभाजित कर दिया गया। 2 सदनों में, एक सदन जो था उसको बोला गया राज्य परिषद के नाम से, राज्य परिषद के नाम से, और दूसरा जो सदन था उसको बोला गया विधानसभा के नाम से, विधानसभा के नाम से। तो 2 सदन कर दिए गए हमारे पास। विधान परिषद जो हुआ करती थी या विधान मंडल जो हुआ करते थे उसका पहले एक सदन हुआ करता था, उसका सारे सदस्य एक ही सदन में बैठा करते थे। अब इसके 2 भाग कर दिए गए, राज्य परिषद जो वर्तमान में हमारे पास राज्यसभा के रूप में है और विधानसभा जो वर्तमान में हमारे पास लोकसभा के रूप में है। ये प्रावधान किए गए कौन से अधिनियम के अंतर्गत? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। और साथ ही सदस्यों के अधिकारों में भी वृद्धि की गई, थोड़ी सदस्यों के अधिकारों में भी वृद्धि की गई। उनको पहले वो प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, अब उनको प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पहले वोट कम डाले जाते थे, अब वोट डालने वालों की संख्या बढ़ाई गई। तो इस तरीके से 1919 के अधिनियम के द्वारा भारतीय संसदीय व्यवस्था का शुरुआत एक तरीके से हम कहें तो हो सकती है, कही जा सकती है कि संसद के जैसे वर्तमान में 2 सदन है, इसी तरीके के 2 सदन इंग्लैंड सरकार के द्वारा, ब्रिटेन सरकार के द्वारा सबसे पहले कौन से अधिनियम के अंतर्गत लाए गए थे? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। इसके बाद भारतीय शासन व्यवस्था को संचालित करने वाला अंतिम अधिनियम जो था 1935 का अधिनियम जो था, उसमें इसी व्यवस्था को आगे जारी रखा गया, 2 सदनों वाली व्यवस्था को। लेकिन यहां आते आते अधिकारों में और ज्यादा वृद्धि की गई, जो पहले अधिकार थे उनमें और वृद्धि कर दी गई। अब बजट के ऊपर भी प्रश्न पूछने का अधिकार सदस्यों को दे दिया गया था, जो पहले नहीं हुआ करता था। मतदान करने वालों की संख्या को बढ़ा दिया गया था, मतदान करने वालों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। लेकिन यह संख्या बढ़ाई गई थी संपत्ति के आधार पर, यानी कि भारत में जो अच्छी संपत्ति रखते थे केवल उन्हीं को वोट डालने का क्या होता था? अधिकार होता था। तो संपत्ति के आधार पर हम बात करें तो उस समय भारत में कुल जनसंख्या का केवल 15% व्यक्ति जो है वो ही क्या करते थे? वोट डालने या मत डालने का अधिकार रखते थे, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें 1935 तक आते आते भारत की संसदीय व्यवस्था जो थी वो किस प्रकार से आगे चलेगी,
इसका निर्धारण हो चुका था। और यही कारण है कि 1935 का जो शासन अधिनियम है उसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर है। सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर अगर किसी चीज का है तो वो कौन सा अधिनियम है? 1935 का अधिनियम है। यानी कि 395 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के अंदर। उन 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो पूरे के पूरे 1935 के शासन अधिनियम से उठाए गए हैं। इसीलिए इस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट बोला जाता है, नील पत्र बोला जाता है कि इस अधिनियम का सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय संविधान पर देखने को मिलता है। लघु संविधान एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं भारतीय संविधान का, क्योंकि 395 अनुच्छेदों में से 2/3 से भी ज्यादा अनुच्छेद जो है वो अकेले कौन से अधिनियम से लिए गए थे? 1935 के अधिनियम से। तो ये रहेगा भारतीय संसदीय व्यवस्था का विकास किस प्रकार से भारत में हुआ है। 1892 का अधिनियम, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 16 सदस्यों को निर्धारित किया गया था। 1909 में इनकी संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई थी, लेकिन इसके साथ एक और नई व्यवस्था अंग्रेजों ने शुरू कर दी थी जिसको हम बोलते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली कहने का मतलब संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर अलग अलग सीटों का बंटवारा कर दिया कि मुस्लिमों के लिए इतनी सीटें आरक्षित रहेगी, सिखों के लिए इतनी सीटें आरक्षित रहेगी। तो सबसे पहले मुस्लिम जो थे भारत के, उनको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का लाभ अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। तो इस वजह से भारत की जो एकता स्थापित हो रखी थी धर्मों के अंदर, लोगों के अंदर, उस एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया, सांप्रदायिकता को बढ़ाने का प्रयास किया गया। कौन से अधिनियम के द्वारा? 1909 के अधिनियम के द्वारा। तो सदस्य संख्या जरूर बढ़ाई गई थी, लेकिन साथ ही एक गलत काम जो अंग्रेजों ने भारत के शासन व्यवस्था में किया वो था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को शुरू करना। तो कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ अंग्रेजों के द्वारा किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो आपको याद रखना है 1909 का अधिनियम था। किस अधिनियम के द्वारा विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया था? वो था हमारे पास कौन सा? 1919 का अधिनियम। दोनों सदनों के नाम क्या थे? राज्य परिषद, और दूसरे का नाम क्या था? विधान सभा। ठीक, तो ये रहेंगे हमारे पास ब्रिटिश संसद के अंदर या ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत में संसदीय व्यवस्था का विकास किस प्रकार हुआ था। अब जब भारत का संविधान बना तो उस समय संविधान के अंदर फिर अलग अलग अनुच्छेद में प्रावधान किए गए भारत की संसद के संबंध में। तो अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुसार संसद का गठन किस प्रकार से हुआ है, उन सब पॉइंट के ऊपर अब हमें बात करनी है। तो उन सभी संबंधों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, देखिए भारतीय संसदीय व्यवस्था का या संसद का गठन कैसे हुआ है। तो मैंने बता दिया अनुच्छेद नंबर जो 79, अनुच्छेद नंबर 79 याद रखना है आपको। इस 79 के अंतर्गत मैंने बता दिया आपको कि भारत में संसद के 2 सदन होंगे प्लस राष्ट्रपति जो है वो भी भारत की संसद का क्या होगा? अभिन्न अंग होगा। ठीक है, अभिन्न अंग है, सदस्य नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों का सदस्य राष्ट्रपति नहीं होगा, लेकिन दोनों सदनों का क्या होगा? एक तरीके से संसद का क्या होगा? अभिन्न अंग जो है वो हम कहेंगे किसको? राष्ट्रपति को। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि भारत की संसद का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए और अयोग्यताएं क्या क्या होंगी, क्या हो सकती है जो कोई व्यक्ति भारत की संसद का सदस्य नहीं बन सकता। योग्यताओं में बात करें तो हमारे पास 3 योग्यताएं हैं जो होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। अब यह बात जरूरी नहीं है कि वो उस व्यक्ति का जन्म भारत के अंदर हुआ हो। कोई विदेशी व्यक्ति या कोई ऐसा नागरिक जो विदेश में जिसने जन्म लिया है और जो भारत की नागरिकता प्राप्त कर चुका है, उसको भी भारत की संसद का सदस्य बनने का अधिकार है। तो जन्मजात नागरिक होना जरूरी नहीं है भारत की संसद का सदस्य बनने के लिए। बहुत सारे देशों में ऐसा है कि वहां के देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही वहां की संसद का या वहां की पार्लियामेंट का सदस्य बन सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। दूसरे देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति जिसने भारत में नागरिकता ग्रहण कर ली है या भारत में नागरिक बन चुका है, भारतीय नागरिकता ले चुका है, उसको भी भारत की संसद का सदस्य बनने का अधिकार दिया गया है। दूसरी जो हमारे पास योग्यता है वो है आयु सीमा को लेकर। आयु सीमा को देखिए, संसद के 2 सदन है हमारे पास। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो चाहिए एक व्यक्ति के लिए वो है 25 ईयर, 25 साल।
जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा होनी चाहिए, किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी, 30 साल। अधिकतम कितनी भी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि अगर इनके अलावा संसद कोई योग्यता निर्धारित कर दे, संसद द्वारा कोई योग्यता निर्धारित कर दी जाए, तो उस योग्यता को भी पूरा करना उस व्यक्ति के लिए क्या होगा, अनिवार्य होगा। तो दो तो मेन है ये कि भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरी बात आयु, न्यूनतम आयु जो है उसने पूरी कर लेनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी संसद जो है वो कोई नई योग्यता निर्धारित कर सकती है और उस नई योग्यता का पालन करना भी उस नागरिक के लिए क्या होगा या उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य होगा। तो ये तीन तो हमारे पास क्या है, योग्यताएं हैं। अब कौन कौन सी ऐसी निर्योग्यताएं हैं या अयोग्यताएं हैं जिनके आधार पर कोई व्यक्ति भारत की संसद का सदस्य नहीं बन सकता, उसकी हमें बात करनी है। पहली बात तो यह है कि कोई भी पागल व्यक्ति या कोई भी दिवालिया व्यक्ति किसी बैंक के द्वारा या किसी भी व्यवस्था के द्वारा जिसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है, आर्थिक रूप से उसके पास पैसा नहीं है, उस व्यक्ति को भारत की संसद का सदस्य बनने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा पागल या मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति जो है वो भी भारत की संसद का सदस्य नहीं बन सकता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति भारत की केवल एक ही सदन का सदस्य हो सकता है, एक ही सदन का सदस्य बन सकता है कोई। ऐसा नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर वो सदस्य काम करे, और अगर दोनों सदनों का सदस्य कोई व्यक्ति निर्वाचित हो जाता है तो उसको अपनी इच्छा के अनुसार एक सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, चाहे लोकसभा की छोड़ दे चाहे राज्यसभा की छोड़ दे, लेकिन उसको केवल एक ही सदन का सदस्य बने रहने का क्या होगा, अधिकार होगा। तीसरी बात, कोई भी व्यक्ति भारत में अधिकतम 2 स्थानों से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है या 2 स्थानों से लोकसभा का सदस्य बन सकता है, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद यदि वो दोनों स्थानों से निर्वाचित होता है तो इस अवस्था में भी उसको एक स्थान की सदस्यता से त्याग पत्र देना पड़ता है, एक स्थान की सदस्यता उसको छोड़नी पड़ती है। ठीक है, यानी कि 2 स्थानों से अधिकतम लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है वो, लेकिन अगर दोनों जगहों से वो व्यक्ति चुना जाता है तो उसको एक जगह से स्वेच्छा से अपनी सदस्यता से क्या देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। वो दोनों 2 स्थानों से सदस्य नहीं रह सकता है। चौथी बात अगर हम करें, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है, 10वीं अनुसूची, कुल मिलाकर भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, उन 12 अनुसूचियों में 10वें नंबर की जो अनुसूची है वो है दल बदल कानून की अनुसूची, दल बदल कानून की अनुसूची। इस कानून के अंतर्गत कोई व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है, जिसने चुनाव से पहले मान लो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था और सदस्य बनने के बाद अगर वो भाजपा में शामिल हो जाता है या बीजेपी या कोई दूसरे दल में शामिल हो जाता है, तो उसने अपने दल का क्या कर दिया, बदल लिया उसने, तो ऐसा व्यक्ति संसद की सदस्यता से अयोग्य माना जाएगा, उसको संसद की सदस्यता से हटा दिया जाएगा। तो 10वीं अनुसूची के अनुसार अगर कोई व्यक्ति दल बदल कानून का दोषी पाया जाता है तो उस अवस्था में उसको संसद का सदस्य बने रहने का अधिकार नहीं है। और 5वीं बात जो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाया जाता है, ठीक है, भ्रष्टाचार के आरोप में, या चुनाव के दौरान उसने कोई भ्रष्ट आचरण किया है, भ्रष्ट आचरण उसका किया है और चुनाव आयोग में उसकी शिकायत जाती है, भारत के निर्वाचन आयोग के पास उसकी शिकायत जाती है, तो उस अवस्था में भी निर्वाचन आयोग जो है वो भारत की संसद के साथ तालमेल करके उनसे बातचीत करके उस सदन के सदस्य की सदस्यता जो है उसको हटाया जा सकता है। ठीक, तो ये 5 चीजें हो सकती हैं जब कोई एक सदस्य संसद का सदस्य बनने से क्या हो सकता है, निर्योग्य हो सकता है या अपनी योग्यता को क्या कर सकता है, खो सकता है। तो 3 बातें तो ऐसी हैं जो योग्य होने के लिए चाहिए या भारत का संसद का सदस्य बनने के लिए चाहिए, और 5 ऐसी बातें हैं जो भारतीय सदस्यों की संसद की सदस्यता से क्या कर सकती है, उनको निर्योग्य घोषित कर सकती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो निर्वाचित सदस्य चुनकर आया है लोकसभा से चाहे राज्यसभा से, उस सदस्य को शपथ कौन दिलाएगा, शपथ दिलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? देखिए, या तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति स्वयं शपथ दिलाता है, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा को, उसका सदस्य जो चुनकर आया है उसको राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, या राष्ट्रपति हो सकता है इस कार्य के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देता है
कि मेरी तरफ से ये व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, सदस्यों को शपथ दिलाएगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा संसद के सदस्यों को यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाने का कार्य किया जाता है। तो तीसरा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो रखना है इसमें किसका, शपथ के लिए। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, संसद बन गई है, निर्वाचित हो गई है, सदस्यों ने शपथ ले ली है, तो फिर संसद का काम क्या होगा। संसद का काम मुख्य रूप से होता है कानून बनाना, और कानून बनाने के लिए संसद के सदस्यों का एक जगह होना जरूरी है। सभी सदस्य इकट्ठे होंगे, एक साथ आएंगे, तब क्या होगा, संसद के अंदर कानून का निर्माण होगा। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं अधिवेशन। संसद के सदस्यों का इकट्ठा होकर और कानून बनाने के लिए या किसी निर्णय लेने के लिए एक साथ आना, यह हमारे पास क्या कहलाता है, अधिवेशन कहलाता है। तो अधिवेशन के संबंध में हमें तीन चीजें समझनी पड़ेगी। तीन चीजें, सबसे पहली चीज जो होती है वो होता है सत्र को आहूत करना। सत्र को आहूत करना, आहूत का मतलब होता है बुलाना। दूसरी चीज जो हमें समझनी पड़ेगी वो है संसद सत्र को स्थगित करना, रोकना, पोस्टपोन करना। और तीसरी चीज होती है सत्र को समाप्त करना, जिसको हम बोलते हैं सत्रावसान करना। ठीक, संसद का अधिवेशन या संसद का जो सत्र जो आयोजित होता है उसके तीन चरण होते हैं हमारे पास। सबसे पहले संसद का सत्र बुलाया जाता है, फिर बीच बीच में कार्यवाहियां रोकी जाती है जिसको हम स्थगित करना कहते हैं, और लास्ट में संसद का सत्र क्या माना जाता है, समाप्त किया जाता है। अब संविधान ये कहता है कि पूरे वर्ष के दौरान कम से कम 2 बार अधिवेशन आयोजित होने चाहिए। संसद के कम से कम कितने अधिवेशन आयोजित होने चाहिए, 2 अधिवेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि एक अधिवेशन आयोजित हो गया है तो दूसरे अधिवेशन आयोजित होने के अंदर 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 माह के अंदर अंदर दूसरा अधिवेशन बुलाना क्या होगा, जरूरी होगा। लेकिन भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत के अंदर 3 सत्र बुलाए जाते हैं। संसद के कितने सत्र आयोजित होते हैं, 3 सत्र आयोजित होते हैं। सबसे पहला जो सत्र साल के प्रारंभ में शुरू होता है उसको हम बोलते हैं बजट सत्र के नाम से, बजट सत्र के नाम से। तो फरवरी से लेकर लगभग मई तक का जो महीना है उसमें पहला सत्र आयोजित होता है साल का, जिसको हम बोलते हैं क्या, बजट सत्र। दूसरा जो सत्र होता है उसका नाम दिया जाता है मानसून सत्र। दूसरे सत्र का नाम है मानसून सत्र। मानसून सत्र लगभग जुलाई से लेकर सितंबर के बीच का जो समय है, उस जुलाई से सितंबर के महीने में मानसून सत्र आयोजित किया जाता है। और तीसरा जो सत्र होता है उसको हम बोलते हैं शीतकालीन सत्र, जो सर्दियों में आयोजित होता है। तो ये लगभग हम बात करें नवंबर दिसंबर का जो महीना है उनके अंदर यह सत्र आयोजित किया जाता है। तो इसमें बजट सत्र को आयोजित करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आयोजित होता ही होता है। तो 3 सत्र बुलाए जा सकते हैं और न्यूनतम जो आयोजित होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 2 तो होने ही चाहिए। यानी कि 6 माह से ज्यादा का अंतराल सत्रों के बीच में नहीं हो सकता है। अधिकतम हमारे पास जो सत्र भारत के संदर्भ में है वो कितने हैं, 3 अधिवेशन है, 3 सत्र है। इसके अलावा कोई विशेष आकस्मिक परिस्थिति आ गई है तो विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से हमारे पास कितने सत्र आयोजित होते हैं, 3 सत्र। अब देखिए, जब भी सत्र बुलाया जाएगा या सत्र को आहूत किया जाएगा तो यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। यानी कि संसद का किस समय बुलाया जाएगा और किस जगह बुलाया जाएगा ये डिसाइड करने का अधिकार या ये निर्णय लेने का अधिकार किसके, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो सत्र बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। इसके बाद में संसद की कार्यवाही जब चलती है तो मैंने बताया कई महीनों तक चलती है। तो हर दिन संसद की कार्यवाही को मान लो 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए रोक दिया जाता है एक बार के लिए। उसको हम बोलते हैं संसद को, सत्र को स्थगित करना। तो स्थगित करने का अधिकार जो है वो उस सदन के पीठासीन अधिकारी को होता है। देखो आप, सदन के पीठासीन अधिकारी को होता है। ये पीठासीन अधिकारी कौन होता है, लोकसभा में तो उसको बोला जाता है लोकसभा अध्यक्ष के नाम से, लोकसभा अध्यक्ष, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लोकसभा स्पीकर। लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करने का अधिकार किसका होता है, लोकसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के स्पीकर को। और राज्यसभा में अगर ये कार्यवाही स्थगित की जाती है तो उसको हम बोलते हैं सभापति के नाम से। राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर,
उसका क्या कहलाता है? पीठासीन अधिकारी कहलाता है। और वही पीठासीन अधिकारी जो है वो बैठक को क्या कर सकता है? स्थगित करने का अधिकार रखता है। और किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि संसद की बैठक को कब स्थगित करना है। बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति का है, लेकिन स्थगित करने का अधिकार किसका है? पीठासीन अधिकारी का है। इसके बाद हमारे पास अंतिम बात आती है सत्र को समाप्त करना। मान लो मई का महीना है और उससे पहले संसद का सत्र समाप्त करना है, तो उस क्रिया को बोलते हैं क्या? सत्रावसान की क्रिया। तो ये अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो देखिए दो अधिकार, संसद का सत्र बुलाना और संसद के सत्र को समाप्त करना, ये दोनों अधिकार किसके? भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। जबकि संसद के सत्र को स्थगित करने का अधिकार जो है वो किसको है? उस सदन के पीठासीन अधिकारी को है। उस सदन का मतलब लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष है और राज्यसभा के लिए राज्यसभा का सभापति है। तो ये हमारे पास रहेंगे संसद के कौन कौन से सत्र होते हैं और इन सत्रों का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद नंबर 85 के अंदर किया गया है। ये भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, आहूत करता है, तो वो अनुच्छेद आपको याद रखना है, अनुच्छेद नंबर 85 है, जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? संसद के विभिन्न प्रकार के सत्र बुला सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक और चीज की कि संसद का सत्र जो है बुला तो लिया गया है, लेकिन मैंने बताया कि इस संसद के सत्र में सदस्यों का आना जरूरी है। अब न्यूनतम कितने सदस्य आए कि संसद की कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सके? न्यूनतम सदस्यों की वह संख्या जो उपस्थित होनी जरूरी होती है किसके लिए? संसद के सत्र या अधिवेशन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए। उस सदस्य संख्या को बोला जाता है क्या? कोरम। उस सदस्य संख्या का नाम क्या है? कोरम है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं गणापूर्ति। गणापूर्ति यानी कि वो न्यूनतम सदस्य संख्या जो किसी भी सदन के सदस्यों, किसी भी सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए उन सदस्यों की संख्या जरूरी होती है। तो भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि किसी भी सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होने जरूरी है। तो लोकसभा के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो जैसे 545 लोकसभा की सदस्य संख्या है हमारे पास, तो इसका 1/10 करें तो लगभग 54.5, तो हमारे पास 55 सदस्य होने जरूरी है। लोकसभा के 55 सदस्य जब एकत्रित होंगे तब लोकसभा का सत्र या अधिवेशन क्या किया जाएगा? आयोजित किया जाएगा। राज्यसभा के संदर्भ में हम बात करें तो राज्यसभा में जैसे 245 की सदस्य संख्या है, तो उसका 1/10 करेंगे तो लगभग 25 सदस्य। तो देखो 25 और 55 सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन आयोजित होने के लिए जरूरी है, न्यूनतम जरूरी है। इसको हम क्या बोलते हैं? कोरम या गणापूर्ति बोलते हैं। तो कोरम या गणापूर्ति कितनी होनी चाहिए इसकी हमने बात कर ली है कि कितने गणापूर्ति होगी। अब जब ये अधिवेशन आयोजित होगा उस समय संसद के अंदर भाषा किस प्रकार की प्रयोग की जाएगी? कौन सी भाषा में व्यक्ति अपनी बात रख सकेंगे या अपने प्रश्न पूछ सकेंगे? तो भाषा की जहां तक बात है, भारतीय संविधान के अनुसार केवल हिंदी और अंग्रेजी इन दो ही भाषाओं को लागू किया गया है संसद की कार्यवाही को संचालित करने के लिए। लेकिन किसी भी सदन का पीठासीन अधिकारी जो है इन दो भाषाओं के अलावा भी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बात रखने की अनुमति दे सकता है। राजस्थान वाला राजस्थानी में रख सकता है, तमिल वाला तमिलनाडु वाला तमिल में रख सकता है, पंजाब वाला पंजाबी में रख सकता है। तो ये मातृभाषा में बोलने का अधिकार देने की बात किसके अधिकार क्षेत्र में आती है? पीठासीन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आती है। वरना संविधान के अनुसार तो केवल दो ही है, हिंदी और अंग्रेजी, इन दोनों का ही उपयोग किया जाएगा। ठीक, अब हम एक अंतिम बात और कर लेते हैं कि इस अधिवेशन या सत्र के दौरान दो चीजें ऐसी है जिनको विशेष अधिकार मिले हुए हैं, विशेषाधिकार है उनको। दो ऐसे पद हैं जिनको विशेष अधिकार दिया गया है। वो पद कौन से हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए आप, यही मैं आपको बता देता हूं कि वो दो पद कौन से हैं जो विशेष अधिकार रखते हैं संसद के सत्र के दौरान। एक तो होता है महान्यायवादी, महान्यायवादी इस पद को बोला जाता है। और दूसरा होता है सरकार की मंत्री परिषद का कोई भी मंत्री, मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य जिसको हम क्या बोलते हैं? मंत्री बोलते हैं। इन दोनों को क्या विशेष अधिकार है? देखिए महान्यायवादी का जो पद है भारत में वो होता है एक तरीके से सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए। देखो इसके नाम के अंदर आ रहा है न्यायवादी, इसका मतलब सरकार को जब भी किसी कानूनी मसले के ऊपर सलाह की जरूरत पड़ती है तो वो सलाह देने वाला जो अधिकारी होता है केंद्र सरकार का, उसको हम क्या बोलते हैं? महान्यायवादी बोलते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 76 जो है वो महान्यायवादी के बारे में प्रावधान करता है। महान्यायवादी को क्या विशेष अधिकार दिया गया है
कि ये लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन में जाकर अपनी बात रख सकता है। क्या रख सकता है? बात रख सकता है। बात रख सकने का मतलब है बोल सकता है। वहां जाकर लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ये किसी भी सदन में जाकर अपनी बात रख सकता है, अपनी वक्तव्य दे सकता है, लेकिन इसको कभी भी वोट डालने का अधिकार नहीं होता, मत नहीं डाल सकता। ये जब संसद के सत्र आयोजित होते हैं तो किसी निर्णय के ऊपर जब मत डाले जाते हैं, वोट डाले जाते हैं कि इसके पक्ष में कितने लोग हैं, इसके विपक्ष में कितने लोग हैं, तो वो मत डालने का अधिकार भारत के मान्यवादी को नहीं होता, लेकिन विशेष अधिकार ये होता है कि वो अपनी बात रख सकता है, बोल सकता है संसद के दोनों सदनों के अंदर। अब यही बात अगर मंत्री के संदर्भ में करें तो सेम बात लागू होती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर ये अपनी बात रख सकता है, बोल सकता है, लेकिन जब बात आएगी मत देने की तो ये केवल उसी सदन में मत दे सकता है जिस सदन का ये सदस्य होता है। जिस सदन का ये क्या होता है? सदस्य होता है। केवल उसी सदन के अंदर ये अपना मत दे सकता है। मान लो लोकसभा से निर्वाचित होकर कोई व्यक्ति आया है और वो मंत्री बना है, तो उसको मत देने का अधिकार केवल किस में है? लोकसभा में। अगर राज्यसभा से आया है तो केवल राज्यसभा में। ये नहीं है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होकर आया है, मंत्री बन गया और लोकसभा में जाकर अपने मत का प्रयोग कर रहा है किसी कानूनी प्रक्रिया के ऊपर, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसको तो मत देने का अधिकार है ही नहीं, और मंत्री को अगर अधिकार दिया गया है तो वो केवल उसी सदन के लिए दिया गया है जिसका वो सदस्य निर्वाचित हुआ है। जबकि दोनों सदनों में बात रखने, बोलने, वक्तव्य देने का अधिकार इन दोनों का एक तरीके से क्या बिल्कुल समान है। तो ये संसद के संबंध में हमारे पास मोटी मोटी प्रक्रिया है कि संसद का गठन कैसे होगा, संसद सदस्य बनने की योग्यताएं क्या होगी, अयोग्यताएं क्या होगी, संसद के अधिवेशन या सत्र कितने होते हैं, कब आयोजित होते हैं, कौन आयोजित करवाता है, किसको अधिकार है, फिर संसद का सत्र आयोजित होगा तो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए उसमें, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरम बोलते हैं। फिर शपथ कौन दिलाएगा इनको सदस्य संख्या को, जो सदस्य निर्वाचित होकर आए। और अंतिम बात जो हमने पढ़ी है कि न्यायवादी और मंत्री के संबंध में जो विशेष अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में, वो क्या है। तो ये रहेगा हमारा अभी का पहला चैप्टर भारतीय संसद का। नेक्स्ट जो नया चैप्टर हम आगे नया वीडियो डिस्कस करेंगे उसमें भारत के संसद के दोनों सदन हम पढ़ेंगे कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं, उनका निर्वाचन कैसे होता है। फिर हम लास्ट में बात करेंगे कि संसद की शक्तियां क्या क्या होती है या संसद क्या कार्य कर सकती है, उन सब बातों के बारे में। तो आज का ये वीडियो लेक्चर मेरा यही समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर सब्सक्राइब जो आ रहा है आप उसको जरूर प्रेस कर लीजिए और मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचती रहे, ऐसी मैं आशा करता हूं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।